नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस पर। आज हम लोग डीएलएड के 4th सेमेस्टर में जो आपका शैक्षिक से रिलेटेड जो आपका एजुकेशन का पार्ट आता है उस पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका आता है शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन सेकेंड सेमेस्टर का जो डीएलएड पे सिलेबस चल रहा है बहुत तेज़ी से चल रहा है, तो 4th सेमेस्टर को भी हम लोग उसी तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी कड़ी में ये वीडियो है। पहले भी मैंने एक बार वीडियो प्रशासन और प्रबंधन का डाला है, लेकिन इस बार मैंने उसकी पूरी सीरीज़ को तैयार किया हुआ है। तो पूरी सीरीज़ में लगभग 8 या 9 वीडियो होंगे, 5-5, 7-7 मिनट के। उसमें आपका पूरा शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन को मैं कवर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शेयर कर दीजिए, कमेंट करते रहिए जो भी अगर प्रॉब्लम्स हो। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार आए हो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। करना क्या है हम लोगों को, आज जानना है हम लोगों को शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के बारे में। ठीक है, पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि ये जो प्रबंधन होता है ये प्रबंधन क्या है। ठीक है, जैसे आपने एक शब्द सुना इसमें शैक्षिक प्रबंधन। ठीक है, तो शिक्षा में जो कार्य किए जाते हैं शिक्षा को नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए कुछ लोगों के समूह की आवश्यकता होती है, उसे प्रबंधन कहते हैं। कहने का मतलब है एक समूह बना लेते हैं जो उस कार्य को नियमित रूप से आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहता है। ठीक है, इसमें आता क्या है, इसमें पहला आता है आपका संस्थागत नियोजन। ठीक है, अभी क्या करना है, नियोजन समझ लेना है क्या है। पहले तो संस्था का मतलब क्या है, कोई ऐसा एक समुदाय जो किसी एक पर्टिकुलर कार्य को लगातार करता है। जैसे शिक्षा के लिए संस्थाएं जो होती हैं वो शिक्षा के प्रति कार्य करती हैं, समाज के लिए जो संस्थाएं होती हैं वो समाज के लिए कार्य करती हैं, अन्य जिस वर्ग के लिए वो संस्था बनी होती है वह उस वर्ग के लिए कार्य करती है। वैसे ही जो शिक्षा के लिए संस्था बनी है उसमें आता है आपका संस्थागत नियोजन। अब नियोजन समझ लीजिए क्या है, ये शब्द आपको सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं कि संस्थागत नियोजन से आप क्या समझते हैं, या संस्थागत नियोजन की महत्व, आवश्यकताएं, क्रिया क्या है। तो हम लोगों को क्या करना है, पहला टर्म जो हमारा दिया हुआ है संस्थागत नियोजन। ठीक है, संस्थागत नियोजन है क्या कि किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसकी योजना बना ली जाए। उसकी क्या बना ली जाए भैया, योजना बना ली जाए। योजना बनाने का क्या मतलब है, देखिए जैसे कि हम किसी शादी पार्टी या किसी भी चीज को अटेंड करते हैं तो उसके लिए हम एक अपना योजना तैयार करते हैं, उसके लिए हम नियोजित हो जाते हैं। नियोजित कैसे हो जाते हैं कि हमें क्या पहनना है, कितनी देर रुकना है, क्या क्या करना है, वो सारी हम लोग पहले से ही योजनाएं बना लेते हैं। अभी हम वहां पहुंचे नहीं हैं, मतलब उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो समस्याएं हमें आपके भविष्य में आने वाली है, वर्तमान में ही अगर उनका हम चिंतन कर लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है नियोजन। ठीक है, इसके लिए आप अंग्रेजी शब्द एक आपने सुना होगा प्लानिंग। प्लानिंग को ही हिंदी में नियोजन कहते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग तो आप सबको पता है, आप सभी लोग प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अभी संस्थागत नियोजन समझ में आई बात कि किसी भी कार्य को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि उसकी योजना बना ली जाए। योजना का अर्थ किसी समस्या से पहले, समस्या आई नहीं है अभी, उस समस्या से पहले चिंतन करना है जिससे उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। जिससे क्या किया जा सके, उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। उसके बाद में आपका आता है अगला टर्म जो आता है कि इसकी आवश्यकताएं क्या है। मैं सिर्फ वही पॉइंट्स उठा रहा हूं जो रेगुलर पेपर में आपके पूछे जाते हैं। वैसे तो ये बहुत मोटी किताब है, बहुत लंबी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन मैंने एक उद्देश्य ये बनाया है कि कम से कम 8 से 10 वीडियो में, 7 से 8 वीडियो में इसको मैं पूरा कवर करूं। ठीक है, तो अभी हम आज इन 3 पॉइंट्स को पढ़ के स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग 5 नए पॉइंट्स पढ़ेंगे इसके बारे में, जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको चेक करना हो तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर ले लीजिए और चेक कर लीजिए, ये तीनों क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, अभी क्या है, आवश्यकता क्या है नियोजन की, नियोजन की व्यवस्था क्यों करनी चाहिए, नियोजन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली आवश्यकता क्या है, शिक्षा में वृद्धि और विकास के लिए। वृद्धि और विकास के लिए कैसे आवश्यक है, देखिए जब हम किसी चीज को, किसी कार्य को प्लानिंग के तहत करेंगे, नियोजन के तहत करेंगे तो सफलता मिलने की उम्मीद बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब वृद्धि होगी शिक्षा में और विकास होगा शिक्षा में। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका आता है किसी भी देश की उन्नति उसमें जो शिक्षित लोग होते हैं उन पर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे इसमें पॉइंट लिखा है किसी देश की उन्नति उसके शिक्षित नागरिकों से की जाती है, सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए नियोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आपको पता होगा कि भारत एक बड़ा देश है,
ठीक है। उसमें हर क्षेत्र, हर प्रांत, हर जगह पर एक ही ढंग से कार्य को करने के लिए एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, एक आवश्यकता होती है नियोजन की। इसके लिए इस सभी चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट क्या आता है? तीसरा पॉइंट आता है संस्थागत नियोजन विकसित समाज के लिए आवश्यक है। विकसित समाज के लिए क्यों आवश्यक है? विकसित समाज से अर्थात तात्पर्य ये है कि अगर कहीं पर नियोजन है तो वह समाज अत्यधिक तेजी से गति करता है, ठीक है, अत्यधिक तेजी से विकास करता है, विकसित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में चौथा पॉइंट आपका आता है संस्थागत नियोजन देश की रीढ़ की हड्डी के समान है। ये पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए हैं, अगर आप ये पेपर में लिखते हैं तो आपको संभवतः उस प्रश्न के पूरे से पूरे नंबर मिलने की उम्मीद होगी, क्योंकि ये नियोजित ढंग से मैंने भी आपके लिए तैयार किए हुए हैं, ठीक है। इसको पीडीएफ बनाने में बड़ा वक्त लगता है, ठीक है। वहाँ पर मैंने अपने अनुभव भी उसमें डाल रखे हैं, क्योंकि मैंने भी इन सभी पेपर्स को, सेमेस्टर्स को अटेम्प्ट किया हुआ है और नंबर प्राप्त किए हैं इन्हीं तरीकों से, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है देश की रीढ़ की हड्डी है। क्यों? क्योंकि जब कार्य नियोजित ढंग से होंगे तो शिक्षा, समाज, समुदाय, देश सभी कुछ उन्नति करता है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है कि महत्व क्या है किस भाई, अब कोई चीज होगी तो उसकी कुछ आवश्यकताएं होंगी, फिर उसके महत्व भी होंगे। महत्व क्या है एक बार देख लेते हैं। महत्व हमारे क्या है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार होता है। शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसे होता है? यदि आप किसी भी कार्य को नियोजित ढंग से करेंगे तो सुधार तो होना ही होना है, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है क्रमबद्धता एवं समानता का भाव आ जाता है। क्रमबद्धता क्या है? देखिए, आपने किताबें पढ़ी होंगी, किताबों में जब आप पहला पाठ पढ़ते हैं तो जब दूसरे पाठ पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ पहले पाठ का आपको दूसरे पाठ में प्राप्त होता है, फिर दूसरे पाठ का कुछ ना कुछ आपको तीसरे में प्राप्त होता है। मतलब पांचवें तक पहुंचते पहुंचते आपको पहला, दूसरे, तीसरे और चौथे का कुछ ना कुछ पाठ पांचवें में मिलता है। क्यों? क्योंकि यह एक क्रमबद्धता के तहत कार्य करता है, ठीक है। दूसरा क्या है? समानता। समानता क्यों? क्योंकि जब कार्य नियोजित है, सबके लिए शिक्षा समान है, तो समानता भी तो होनी चाहिए। लेकिन समानता कब होगी? जब हम पिछड़े जातियों को, जंगली जात में जो रहते हैं उन जातियों को एक साथ ढंग करेंगे तो उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें एक नियोजन करना पड़ेगा, ठीक है। इसका अगला पॉइंट आपका तीसरा आता है संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि। देखिए, संख्यात्मक एवं गुणात्मक वृद्धि का आशय है कि जब कार्य सभी नियोजित ढंग से होंगे तो संख्या में भी इजाफा होगा, लोगों का भरोसा बढ़ेगा शिक्षा के प्रति, शिक्षित समुदाय के प्रति। तो क्या होगा? वहां पर क्रम जो ये संख्या है वो वृद्धि करेगी। दूसरी, गुणवत्ता में वृद्धि होगी। जब टीचर पढ़ाएगा एक ढंग से कि आज हमें इस टॉपिक पे बात करनी है, कल हमें इस टॉपिक पे बात करनी है, अगली बार हमें इस टॉपिक पे बात करनी है, तो बच्चा घर में जाकर भी उस टॉपिक के बारे में पढ़ सकता है, समझ सकता है और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। तो ये हो गई गुणात्मक वृद्धि और संख्यात्मक वृद्धि, जो संख्या बढ़ेगी बालकों की। और आखिरी पॉइंट आता है जातीयता एवं सांप्रदायिकता से मुक्ति मिलती है। जातीयता क्या है कि देखिए, अभी बहुत लोगों में मान्यता ऐसी होती है कि जाति के अनुसार शिक्षा है, परंतु ऐसा नहीं है। शिक्षा समान है, सार्वभौमिकरण है शिक्षा का, ठीक है, और सभी के लिए शिक्षा समान है। दूसरा आपका आता है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का भी मुक्ति होनी चाहिए, इसके तहत ही हो सकती है जब किसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कार्य किया जाए, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये बेहतरीन नोट्स हैं। आप इतना पेपर में अगर लिख के आते हैं तो मैं बिल्कुल गारंटी दे सकता हूँ आपके नंबर पूरे में पूरे आएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने अभी ये क्वेश्चंस बनाए हैं ये आपको लंबोता 1 नंबर में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुविकल्पी छोड़कर जो आपके लघुत्तरी आते हैं वहां पर आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगला वीडियो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वहां पर इसके बारे में और बहुत सारी जानकारियां मैं दूंगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो लगातार मिलते हैं, इसके चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।